नमस्कार, मैं हृदय धारवाड़, आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे बेरोजगारी को लेकर। बेरोजगारों की मार, युवा बेहाल, आखिर कब तक? कोई युवा जिस तरीके से लगातार पढ़ा लिखा युवा है, डिग्री हाथ में है, लेकिन फिर भी बेरोजगार हैं। एग्जाम होते हैं, रिजल्ट आते हैं, पास होते हैं, फिर भी नौकरी नहीं मिलती। आखिर क्यों? इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। पिछले 14-15 सालों से हम लोग नियमित करने के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। सरकार हर बार हम लोगों को बोलती है कि हाँ आप कर लेंगे, हम कर लेंगे, इस चुनाव के बाद कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, फिर कर लेंगे। लड़ते लड़ते आज इतना हम लोग थक चुके हैं कि आज जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है वो रोजगार पे लग गए हैं, लेकिन हम आज भी बेरोजगार हैं। हम लोग को जो भत्ता दिया जाता है, जो मनरेगा वाले हैं, उन लोगों से भी कम भत्ता दिया जाता है। जैसे तैसे लड़ाई लड़ते लड़ते आज हमारा मानदेय बढ़ा है 7-9 तक आया है। आज 7,000-9,000 में क्या हो रहा है आप ही लोग बताएं। हम लोग तो सिर्फ ये चाहते हैं कि यदि मुख्यमंत्री ने हमारा 7,000-9,000 यदि पेमेंट किया है तो सिर्फ एक महीना वो 9,000 और 7,000 में अपना परिवार चला के बता दे, अपने बच्चों को पढ़ा के बता दे, तो हम मान जाएंगे। हम भी उसी पेमेंट पे रोजगार को नियमित करें, किंतु आज दिनांक तक सिर्फ और सिर्फ सरकार की ओर से हमें आश्वासन ही मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। हम पुनः आज इसी आशा और उम्मीद के साथ भोपाल में आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वहारा वर्ग के मुख्यमंत्री हैं। जब सभी वर्ग को संतुष्ट किया है तो क्यों ना अतिथि शिक्षकों को भी संतुष्ट करेंगे और हम यहाँ से नियमित होकर जाएंगे। वैसे ही हम खाली हाथ जाने वाले नहीं है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कईयों मंचों से सैकड़ों बार घोषणाएं भी की है कि मैं अतिथि शिक्षकों को नियमित करूंगा, लेकिन आज दिनांक तक ये घोषणा मात्र बनकर रही है, कुछ नहीं हुआ है। तो हम आज नियमित होकर जाएंगे, अन्यथा यहाँ से नहीं जाएंगे। वर्तमान में नियमित जो भर्ती हुई है उससे हमारे 12,000 अतिथि शिक्षक साथी बाहर हो गए, घर बैठ गए, जिनके परिवारों का पालन पोषण करना, बीवी बच्चों का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है, वो भूखे मरने की कगार में आ गए हैं। देखिए, प्रदेश में सरकार रोजगार को लेकर जितने भी दावे करे, स्थिति उलट है। बात करें तो मध्य प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों का आंकड़ा 34 लाख के पार कर चुका है। सरकार हर बार दावे करती, हर वर्ष चुनाव में दावे करती है। अभी भी शिवराज जी दावे कर रहे हैं कि 1 लाख युवाओं को प्रतिमाह रोजगार देंगे, लेकिन बात करें तो आज 34 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है और वैकेंसियां जो है 13,000 निकली। बात करें तो चयनित शिक्षकों के 32,000 पद है, लेकिन अभी तक 12,000 ही लोगों की नियुक्ति हुई है। बात करें तो अतिथि शिक्षक सड़क पर है, बात करें तो कर्मचारी परेशान, किसान परेशान, हर वर्ग परेशान है। सरकार दावे बड़े बड़े कर रही है, लेकिन युवा फिर रोजगार के अभाव में आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहा है। पहले भी मध्य प्रदेश युवाओं के आत्महत्या के मामले में देश में शीर्ष पर रह चुका है। यही स्थिति रही तो निश्चित तौर पे एक बार फिर युवाओं को आत्महत्या को मजबूर हुई है सरकार करने का प्रयास कर रही है। निश्चित तौर पे रोजगार को लेकर चाहे मोदी जी की बात करें, चाहे शिवराज सरकार की बात करें, सब दावे उनके झूठे और खोखले साबित हुए। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 लाख सरकारी नौकरियां जो हैं वो निकाली जाएंगी, जिसकी प्रक्रिया निरंतर चल भी रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक स्वप्न है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी देखा, आत्मनिर्भर भारत, जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की शुरुआत की है, उसके तहत भी कई सारे ऐसे स्वरोजगार के अवसर हैं जो प्रदेश के अंदर उत्पन्न किए जा रहे हैं। मैं मानती हूं कि माननीय कमलनाथ जी को एक व्हाइट प्रिंट सामने लेकर आना चाहिए, जिसमें जवाब देना चाहिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि जो रोजगार जिन युवाओं के पास नहीं है उन्हें 4,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। क्यों नहीं कमलनाथ जी एक भी ऐसा युवा सामने लाकर खड़ा कर पाए जिसे 4,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता दिया था? तो आज इन लोगों को हल्ला मचाने के सिवा और कुछ है नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि 15 माह की सरकार जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, जिसने वादा खिलाफी करी, आज उनका सच जनता के सामने आ गया है। तो देखा जिस तरीके से मध्य प्रदेश में, देश में जो है बेरोजगारी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार जो प्रयास करने चाहिए वो नहीं कर पा रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान साथ जो है पहले परिचय करा दें आपका। एक अतिथि शिक्षक हैं संतोष कहार जी। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही कांग्रेस के पक्ष जो है देवाशीष जजारिया जी। देवाशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे स्टेट हेड पंकज गुप्ता जी। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल लूँगा देवाशीष जी आपसे, क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, एनएसओ की रिपोर्ट की यदि बात करें तो 10.6% लोग अभी भी देश के अंदर बेरोजगार हैं, बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी रोजगारी कहीं उम्मीद है वो दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, निश्चित तौर पर भारत में
बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगार भारत का युवा इस समय है। भारत की जो औसतन उम्र है वो 28 वर्ष है। भारत एक नौजवान देश है। इसमें जो हमारी जनसंख्या है वो मानव संसाधन का काम कर सकती है, लेकिन मानव संसाधन तब है जब उसके पास प्रॉपर रोजगार हो, उसकी शिक्षा अच्छी हो, दीक्षा अच्छी हो, रोजगार उसे मिले। शिक्षा का अगर रोजगार में परिवर्तित होती है तो वो जो हमारा युवा वर्ग है वो मानव संसाधन में काम करेगा, देश तरक्की करेगा, देश उन्नति करेगा। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति में कि डिग्री में पैसे लगाया गया, जब रोजगार की फील्ड में हर साल भारत में करोड़ों युवा रोजगार के फील्ड में आते हैं और मध्य प्रदेश में लाखों लोग, लेकिन जब ये गैप बढ़ता जाता है, आपके चैनल में दिखाया कि 34 लाख से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार मध्य प्रदेश में हो चुके हैं, लेकिन उसके अनुपात में नौकरियां नहीं निकल रही हैं। सालों से वर्षों से बैकलॉग के पद खाली पड़े हुए हैं। सरकार निरंतर सरकारी पद है उसको घटाते जा रही है। इन्होंने निकाला है 2 साल से ज्यादा दो रोटेशन ज्यादा कोई पद खाली रहेगा तो उसको खत्म कर देंगे। हजारों की तादाद में हर विभाग में पद खाली पड़े हुए, लेकिन उनकी केवल भरपाई अतिथि शिक्षकों से या जो ठेका प्रथा से उससे कर दी जाती है। तो पूरी तरीके से जो वर्तमान कर्मचारी है उनको नियमित ना करके उनका शोषण किया जा रहा है। जो नौजवान हैं जो कि जॉब फील्ड में आ रहे हैं उनको उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार नहीं दिया जा रहा। उनसे कहते हैं पकौड़े तल लो, सब्जी का ठेला लगा लो। इसको वो स्वरोजगार बोलते हैं, इसको बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना ये रख दी है कि नौजवान पढ़ा हुआ डिग्री धारक युवा पकौड़े तल ले। जब इस तरह की नीति सरकार की स्वयं की हो जाएगी। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस की सरकार जब थी तब आपने भी वादा किया था कि बेरोजगार 4,000 रुपये महीना भत्ता देंगे। भत्ता कितनों को मिला? निश्चित तौर पे कमलनाथ जी सरकार ने यह वादा किया था कि हम लोग जो बेरोजगार युवा उनको भत्ता देंगे, लेकिन ये वादा जो होता है, सरकार जो आती है वो आदरणीय 5 साल के लिए चयनित होकर आती है। हमें मैंडेट 5 साल का मिला था, 15 महीने का मैंडेट नहीं मिला था। हर दर पे चुनौतियां थी। हमारे सामने सबसे पहली चुनौती जो थी कि किसानों की कर्ज माफी हमें करनी, हम उस पर निरंतर कार्य कर रहे थे। धीरे धीरे अगर हमारी सरकार आगे बढ़ती तो हो सकता है। कलहार जी, संतोष जी, जिस तरीके से आप लगातार मांग कर रहे हैं, 2006 से परेशान है, आपको आज तक नियुक्ति नहीं मिली है, परेशान है, आज भी आपको वेतन भत्ता कम मिल रहा है, तो क्या वजह है कि आज आपको मुखर होना पड़ रहा है सरकार के खिलाफ? देखिए सर, पहली बात तो सरकार की ये गलती है कि हम लोगों को अतिथि शिक्षक के माध्यम से उन्हें शासकीय शालाओं में कार्य नहीं कराना था। उन्होंने कार्य इसलिए कराया कि अगर वो नियमित नियुक्ति देती तो एक नियमित शिक्षक को 30,000 से कम वेतन नहीं दिया जाता, और वो 30,000 में यहाँ पर लगभग 6 अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं जिनका पूरा पैसा बचाया जा रहा है। और इस तरह बेरोजगारों के साथ, जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनके साथ शोषण करने की नीति सरकार अपना रही है। और लगातार 2007-8 से जो अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया उन्होंने प्रारंभ की है, इस तरह जब कम पैसे में उनका काम चल रहा है तो फिर क्यों नियुक्ति करेगी वो? 2018 में अभी एग्ज़ाम लिया, पोस्ट कुछ और निकालती है, भर्ती कुछ और लोगों की करती है। और हम लोग 2007-8 से जो लगातार अतिथि शिक्षक के पद पर काम कर रहे हैं, आज तक लगभग 14 वर्ष हमारे हो चुके हैं। तो क्यों ना सरकार हम लोगों को ही नियमित कर दे, स्थायी पद पर नियुक्ति दे दे। नहीं, नियमित यदि करेंगे आपको तो जिस तरीके से चयनित शिक्षक हैं और भी जिनने एग्जाम दिया है, तैयारी की, पढ़ाई लिखाई करके जो शिक्षक बने हैं, उनका क्या होगा? सर, हम भी पढ़े लिखे, हमारे पास भी वही योग्यता है, डीएड है, बीएड है, हमने एग्जाम क्वालिफाई किया है, लेकिन जो हमने 14 वर्षों की सेवा दी उसके बदले सरकार ने हमें क्या दिया? सरकार को हमें कुछ देना चाहिए था सेवा के बदले कि भाई आप लोगों को इसके बदले में प्रत्येक वर्ष 5 अंक का बोनस जोड़ के हम लोगों को हमारे जो पासिंग मार्क हैं उसमें जोड़ देना चाहिए था। तो इससे हमारे बहुत सारे अतिथि शिक्षक जो हैं आज रोजगार से लग गए होते। ठीक बात है। जिस तरीके से आपने बात कही कि इनको 14 साल का काम करने के बाद भी सरकार की तरफ मिलना चाहिए था, नहीं मिला। पंकज जी, 34 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, मात्र 14,000 नौकरियां हैं। सरकार के लिए तो मुश्किल है, बड़ा चैलेंज है। आज यदि बात करें हम एनओसी की रिपोर्ट की तो 10.6% लोग देश में बेरोजगार हैं। कैसे रोजगार मिलेगा? हृदय जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा इस बेरोजगारी को दो नज़रों से समझने की ज़रूरत है। एक तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मध्य प्रदेश में कुशल और अकुशल श्रमिकों का एक बड़ा गैप है। अपने देश में क्या है, अपने प्रदेश में क्या है कि अकुशल कारीगर ज़्यादा हैं या श्रमिक ज़्यादा हैं, कुशल श्रमिकों का एक अभाव है। इसीलिए अभी जो चल रहा है लगातार, जिस तरह से भर्तियाँ निकल रही हैं,
तो उसमें आप एक तो अगर सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा ध्यान रखते हैं तो सरकारी नौकरियां लगभग अपने प्रदेश से खत्म हो रही हैं। धीरे धीरे जिस तरह से निजीकरण बढ़ रहा है तो ये मान के चलिए कि भविष्य में सरकारी जॉब जो है बहुत मुश्किल से मिलेंगे। अब रह गई निजी कंपनियां जो रह गई, वो जो वैकेंसी निकाल रही हैं उसके लिए उन्हें बहुत ही कुशल श्रमिक की ज़रूरत है, या बोलें कि डिग्रीधारी बेरोजगारों की ज़रूरत है, जबकि मध्य प्रदेश में इस तरह की संख्या काफ़ी कम है। हालांकि देश के अगर नज़रिए से देखेंगे तो मध्य प्रदेश का जो बेरोजगारी दर है वो बहुत खराब स्थिति में नहीं है। तो देवाशीष, सवाल आपसे अगला लूँगा कि जिस तरीके से सरकार दावे करती है कि रोज़गार देंगे, 1 लाख नौकरी पर मंथ देंगे, लेकिन जिस तरीके से जो रजिस्ट्रेशन की संख्या है, देखा आपने 34 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं और मात्र नौकरी 14,000 हैं, ऐसे में 1 लाख की संख्या सरकार किस तरीके से पूरी करेगी? देखिए, ये केवल हवाई बातें हैं। शिवराज सिंह चौहान जी तो मशहूर हैं इस बात के लिए कि वो शिलान्यास और घोषणाएं करने के लिए मशहूर हैं। वो 21,000 से ज़्यादा घोषणाएं कर चुके हैं, आज तक वो पूरी नहीं हुई। देखिए, मैं संतोष जी की बात सुन रहा था, उन्होंने निश्चित तौर पे एक महत्वपूर्ण बात कही कि 14 साल इनके लिए गए हैं, और 14 साल अगर ये लोग एलिजिबल नहीं होते तो जिन बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है, जिनको ये सेवाएं दी है, वो एलिजिबल कैसे हो गई फिर? मतलब गैर कानूनी तौर पे आपने इनकी सेवाएं ली हैं। पहली चीज तो ये सरकार अगर ये ऐसा कहती है तो, और अगर ये एलिजिबल है, कानूनी तौर पे एलिजिबल हैं, सारी इनके पास डिग्री है, सब कुछ है, तो फिर इनको 14 साल के बाद भी इनका शोषण क्यों हो रहा है? ऐसा ही नर्सिंग स्टाफ के साथ भी हुआ। अभी कोरोना काल में, 2 कोरोना काल में आपने मरने के लिए नर्सें रख ली, आपने ठेके पर रख ली, 3 महीने 4 महीने काम कराया उनसे। उनमें कई नर्सेस ने, कई ANM ने, कई GNM ने, कई डॉक्टर्स ने उस पर जान गंवा दी। और बाद में जब पेंशन की बात आई, बाद में नियमितीकरण की बात आई, तो आपने पैसा लेके भर्ती कर लिया। कई भर्तियां जो हुई उन घोटाले की भेंट चढ़ जाती हैं। विश्वास कैसे बहाल हो युवाओं का? आप बोलते हो कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे। पहली बात तो उन 1 लाख नौकरियों क्या स्वरूप होगा आपने आज तक नहीं बताया। फिर अगर आप नियमितीकरण की जो परीक्षा निकालते हैं, गिनी चुनी 1-8 परीक्षा होती भी हैं, तो वो उसमें पेपर लीक हो जाता है, कभी कोई भ्रष्टाचार हो जाता है और परीक्षाएं कैंसिल हो जाती हैं। पिछले 3 सालों के भीतर केवल अभी जो शिक्षक जो भर्ती हुई है, जो शिक्षक जिनको अभी पोस्टिंग मिली है, 3 साल से लंबित मामला था, उसके अलावा कोई भी भर्ती मध्य प्रदेश में सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। इस बात पे सरकार को गहन चिंतन की आवश्यकता है, क्योंकि अगर साल पे साल जो निकलते जा रहे हैं, युवा उसमें अपनी उम्र खोता जा रहा है, जो एलिजिबिलिटी एज है वो कम होती जा रही है, और ऐसे में अगर आगे चल के ये बेरोजगार युवाओं की फौज बढ़ी तो अभी ये प्रोडक्टिव एज में है, उसके बाद जब ये वृद्ध होंगे, अधेड़ उम्र में जाएंगे, वृद्ध होंगे, परिवार बनेंगे, तो देश पर और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। जो जिस तरीके से सरकार ने भर्तियों पर रोक लगा रखी है, भर्ती निकल नहीं रही है, कम से कम निकल रही है, जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, उनकी एज निकलती जा रही है, तो ऐसे में संकट काफ़ी गहराता जा रहा है। संतोष जी, क्या लगता है आपको जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, सरकार को क्या क्या करना चाहिए? क्योंकि आपको भी लगा लंबा संघर्ष हुआ है, 14 साल कम नहीं होते, बहुत होता है। 14 साल बाद भी आपके द्वारा जो लोग पढ़े थे, लिखे थे, वे रोजगार पा गए, लेकिन आज भी आप वहीं के वहीं हैं। हाँ सर, हमने जिन लोगों को पढ़ाया वो बच्चे हमसे आगे निकल गए। कोई पुलिस फोर्स में चला गया, कोई अन्य विभागों में चला गया, लेकिन आज भी हम अतिथि शिक्षक बने हुए हैं। बस इसी आशा और उम्मीद के साथ कि शासन ने हमें नौकरी दी है और एक शिक्षक जो राष्ट्र निर्माता कहलाता है, तो हमारा आज नहीं तो कल भविष्य सरकार सुरक्षित करेगी। माननीय प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने कई मंचों से कहा भी है कि अतिथि शिक्षकों को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करना है, आपकी चिंता मैं करूंगा, आपका नियमितीकरण होगा। तो विगत वर्षों में इन्होंने ऐसी घोषणाएं भी की है। यदि ये बिल्कुल मना कर देते कि नहीं अतिथि शिक्षकों को कुछ नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम आशा और उम्मीद लगाकर नहीं बैठते। हमें अतिथि शिक्षक में नहीं पढ़ाना होता, और फिर अतिथि शिक्षक की नौकरी 14 वर्षों तक, भाई हो सकता है 6 महीने 2 महीने वैकल्पिक व्यवस्था आपने बनाई थी तो वहीं समाप्त कर देना था। ये 14 वर्षों तक लंबा समय आपने अतिथि शिक्षक की सेवा लेकर काम चलाया है, तो इसको तो सर इन्होंने बहुत शोषण किया हम लोगों के साथ में। ठीक बात है। पंकज जी, क्या लगता है ये कोई अतिथि शिक्षक के अलावा चयनित शिक्षक भी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई हुए, एग्ज़ाम में पास हुए, अच्छे रिजल्ट उन्होंने हासिल किया, उसके बाद भी उनको नियुक्ति नहीं मिली है, नियुक्ति के लिए दर दर भटक रहे हैं, आंदोलन कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। एक अजीब सा इत्तेफाक मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि जिनका रोजगार के लिए चयन होता है, चयन के बाद भी नौकरी नहीं मिलती। ये बड़ा ही गंभीर विषय है। देखिए, इसके पीछे ना सिर्फ एक वजह नहीं है,
देखिए राजनीतिक अपनी मजबूरियों के कारण घोषणा तो कर दी जाती हैं, चाहे वो महाराज शिवराज जी करें या जो भी राजनीतिक दल सत्ता में होता है, वो वोटों के चक्कर में उनकी घोषणाएं तो होती रहती हैं। लेकिन देखिए अतिथि शिक्षक भी हो या जो भी इस तरह की जो नौकरियां सरकार निकाल रही है, यानी कि इनको आप बोले संविदा के आधार पे जो नौकरियां हो रही हैं, सच्चाई ये है उससे कि सबको पता होता है कि ये स्थायी नौकरी नहीं होगी। लेकिन क्या होता है, अब जैसे हम सब उम्मीद में जीते हैं, सबको लगता है कि आज हम कैसे भी घुस जाएं, फिर इसके बाद हम स्थायी नियुक्ति की मांग करेंगे, जबकि सरकार के पास इतना बजट है ना, इतने संसाधन है कि जो नौकरियों को स्थायी कर सके। अब सरकार राजनीतिक मामले में फंसी होती है, सरकार के लिए दोनों तरफ से फायदे देखती है। सरकार को लगता है कि ऐसा भी ना हो कि ये भाग कर हमारे विरोध में वोट करें, चूंकि एक बड़ी संख्या शिक्षकों की है प्रदेश में। तो लेकिन क्या होता है कि सरकार का ही ये बोया हुआ कांटा है जो सरकार निकाल नहीं पा रही है। अब शिक्षक तो आपने रख लिए, लेकिन अब वो स्थायी करने की मांग कर रहे हैं, जबकि नौकरी के शर्तों में ये शामिल रहता है संविदा में कि उनको स्थायी रूप से कभी भी मतलब शामिल नहीं किया जा सकेगा, यदि वो चाहे तो। पंकज भाई, इनकी नहीं बात चयनित शिक्षक है जिन्होंने एग्जाम दिया, एग्जाम पास किया, वे लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सरकार नियुक्ति दे पर नियुक्ति क्यों नहीं दे पा रहा है, ये विषय भी गंभीर है ना। यही तो हृदय जी बात है। खास बात मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि सरकारें घोषणाएं तो कर देती, एग्जाम भी करा दिया। अब सरकार के पास उतने ना तो संसाधन है ना बजट है सरकार के पास, स्कूल शिक्षा विभाग तो क्या करता है, फिर वो टालने की कोशिश करता है, कोई ना कोई बहाना बनाकर टालने, क्योंकि अब इतने सारे शिक्षकों का नियमितकरण करेंगे तो अकेले सिर्फ अतिथि शिक्षक का मामला नहीं है, अभी बहुत सारे और भी वर्ग हैं जो नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, एग्जाम दे चुके हैं, परीक्षाएं पास कर चुके हैं। अभी आप सिर्फ अकेले स्कूल शिक्षा विभाग की बात ना करें, फॉरेस्ट में भी इस तरह के एग्जाम हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनको नहीं नियुक्ति मिल पाई है। तो सरकार अपने संसाधनों से जब ऊपर जाकर काम घोषणाएं करती है तो उसका परिणाम कुछ इसी तरह आता है। और अभी भी सरकार लगातार कर्ज लेकर चल रही है। आज ही आपने देखे कल अभी लगातार कर्ज कैसे, कल 2000 करोड़ की बात हुई कि 2000 करोड़ लेकर कर्ज लेगी सरकार, तो सरकार तो हर दिन तनख्वाहित कर्ज से दे रही है, तो फिर नई नियुक्तियों का बोझ कैसे झेल पाएगी। आदरणीय सर, मेरा एक निवेदन था। जी जैसे हम लोगों को 5000, 7000 और 9000 रुपए मासिक वेतन दिया जाता है वर्ग 1 और 2, 3 में, तो हमने सरकार से ये भी निवेदन किया कि यदि आपके पास आर्थिक समस्या है तो आप उसी वेतनमान पर हमारे पद को स्थायित्व दे दीजिए। आपको शिक्षकों की आवश्यकता है, क्योंकि इतने सारे खाली पद पूरे प्रदेश में वर्ग 1 और 2, 3 की तीनों शालाओं में पड़े हुए हैं, जहाँ पर आपने अतिथि शिक्षक रखे हैं, तो आप एक समय दे दें 3 साल का या 2 साल का, और उस समय तक हमें वही वेतन मान दीजिए, लेकिन पद हमारा स्थायित्व कर दीजिए। बार बार आप हमें निकालते हैं फिर अंदर करते हैं, और ऐसे में कई अतिथि शिक्षकों ने, मैंने लगभग 80 अतिथि शिक्षकों को देखा कि वो परेशान होकर आत्महत्या कर लिए हैं। तो देवाशीष जी, जिस तरीके से देखा जाए अप्रैल में 20.8% जो थी बेरोजगारी दर थी, और जो अभी घटकर सितंबर में जो एक रिपोर्ट आई है NSO की, वहाँ 10.6 पर पहुँच गई है। सरकार प्रयास कर रही है कि एक कम से कम एक लंबा गैप 10 महीने के अंदर सरकार ने फुलफिल किया है कि 10% का जो टारगेट था, दर थी, वो कम की है। देखिए, ये जो दर कम की है, ये जैसा कि गुप्ता जी बता रहे थे कि रोजगार के अलग अलग स्वरूप होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बड़ी जो डिमांड है, बड़ी परेशानी वो है, वो एक कहते हैं रेगुलर पेमेंट की, और जो लोग डिग्रीधारी युवा हैं और उनके रोजगार को लेकर है। वेतन भत्ते वाले जो रोजगार है वो तो उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है, वो छोटे रोजगार, उनका स्वरूप छोटा होता है। लेकिन रेगुलर सैलरी वाले जो रोजगार होते हैं, जिसमें क्या कहते हैं मंथली पेमेंट मिलती है, वो रोजगारों की बड़ी किल्लत है। बार बार बात यहाँ की जा रही है कि सरकार के पास संसाधन कम है। ठीक है, सरकार के पास संसाधनों की कमी नहीं, सरकार के पास नियत की कमी है। ऐसा कौन सा कार्य है मध्य प्रदेश में या देश में देश का प्रधानमंत्री 9000 करोड़ का अपने लिए निजी वाहन खरीद सकता है, लेकिन युवाओं को रोजगार देने के लिए भर्ती नहीं कर सकता। तो सुख सुविधाओं के ऐसे कौन से कार्य हैं मध्य प्रदेश में जो मंत्रियों के रुक रहे हों, विधायकों के रुक रहे हों, सांसदों के रुक रहे हैं, मुख्यमंत्री के रुक रहे हों? सबके हो रहे हैं, सबके बंगले बन रहे हैं, सबके बंगलों में काम हो रहा है, विधायकों का हर साल उनका फंड बढ़ जाता है, महंगाई भत्ता सब कुछ बढ़ता है। तो ये रोजगार, ये तो केवल कोरी काल्पनिक बातें हैं, ये केवल कहने के लिए होती हैं। हाँ, यूपी की सरकार भी रही है, हमारी सरकार भी रही है, और हमेशा एक बैलेंस जो था, सरकार जो ग्रोथ थी, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ थी, और उसमें रोजगार का जो बैलेंस था, वो हमेशा बरकरार रहा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से स्टैगफ्लेशन का जमाना आ गया है।
यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है शेयर मार्केट में, लेकिन सरकार की जो देश की अर्थव्यवस्था है, जीडीपी डाउन जा रही है और अर्थव्यवस्था से नए रोजगार उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में नई इंडस्ट्रीज कितनी आई हैं ये बताएं, श्वेत पत्र लेके आए सरकार के, नई इंडस्ट्रीज कितनी आई हैं। इंदौर में मुझे अच्छे से पता है कि टीसीएस की एक कंपनी इंदौर में आने वाली थी, टीसीएस का ऑफिस खुलने वाला था, सारे साल वो फाइलें चलती रही और उसके बाद वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। तो मध्य प्रदेश में कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं आ रहा। अभी प्रकाश झा के साथ में क्या घटना हुई, जब आपने बढ़ चढ़ के बोला कि हम प्रदेश को इंडस्ट्री का, बॉलीवुड इंडस्ट्री का हब बनाएंगे, यहाँ पर लोग शूटिंग करने आएंगे, फिल्म इंडस्ट्री बनाएंगे, है ना, इसका हब बनाने की घोषणा हुई थी बकायदा। जब यहाँ लोग काम करने के लिए आ गए तो आप कहते हैं हमें स्क्रिप्ट दिखाइए, उन पे हमला हो जाते तो गृह मंत्री अपना मन के भाव बताते कैसा नहीं करना चाहिए था, स्क्रिप्ट पहले देख लेनी चाहिए, हमारी भावना के साथ खिलवाड़ मत करें। मतलब गृह मंत्री इस तरह के बयान दे रहा है। तो जब इस तरह के बयान सरकार देगी, मंत्री देंगे, तो उसके बाद निवेशक कैसे आएगा? आप बताइए, इस घटना के बाद कौन सी इंडस्ट्री वाला आएगा यहाँ पर, फिल्म इंडस्ट्री वाला या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाला यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा? यहाँ पर जब इंडस्ट्री वाले नहीं आएंगे तो रोजगार नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। तो पहले तो आपको माहौल बनाना पड़ेगा, विश्वास जनरेट पड़ेगा। सर, हमारा आज भी मतलब माननीय प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी से यही निवेदन है और यही आशा उम्मीद लगाए हुए हैं सारे प्रदेश के अतिथि शिक्षक कि मुख्यमंत्री महोदय सर्वहारा वर्ग के मुख्यमंत्री हैं, सभी वर्ग के लोगों को संतुष्ट किया है, तो क्यों ना हम अतिथि शिक्षकों की जो मांग है, हमारी पदस्थायित्व की मांग है, ये भी पदस्थायित्व की मांग हमारी पूरी करेंगे। जिस तरह पूर्व में गुरुजी अनुदेशकों को स्थायित्व प्रदान किया गया और अन्य राज्यों में जैसे हरियाणा में भी हरियाणा सरकार ने वहाँ के जो शिक्षा मित्र अतिथि शिक्षक थे उन्हें नियमितीकरण प्रदान किया है, तो ठीक इसी प्रकार हमारे मध्य प्रदेश के जो अतिथि शिक्षक भाई बहन हैं उनकी भी मांगों को स्वीकार करेंगे और उनकी मांगों को सुनकर उन्हें पदस्थायित्व प्रदान करेंगे। यही निवेदन हमारा आज भी माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से है। पंकज जी, समय का हो, जल्दी बात रखिएगा अपनी। देखिए उदय जी, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए प्रदेश में निश्चित तौर पे बेरोजगारी की जो स्थिति है वो इतनी जल्दी कम होने वाली नहीं है। हाँ, थोड़ा नियंत्रण में जरूर ला सकते हैं अगर कुछ अच्छे रोजगार निकले, लेकिन सर हमें ज़रूरत है कि प्रदेश में एक स्किल डेवलपमेंट किया जाए। लोगों को नए ज़माने के जो नई ट्रेंड आ रहा है, नौकरियों का, ऑनलाइन का जो ट्रेंड आ रहा है, उसके हिसाब से अपने युवाओं को ट्रेंड करना चाहिए और हमें जो नई संभावनाएं जहाँ जहाँ भी निकल के बाहर आ रही हैं और हमें सरकार पे ज़्यादा निर्भर न होते हुए निजी जो नौकरियां हैं, निजी कंपनियों पे जॉब पाने के हिसाब से अपने आप को तैयार करना होगा। अगर हम सरकार पे भरोसे बैठेंगे तो शायद ये बहुत मुश्किल लक्ष्य होगा और इस तरह से सिर्फ देश की समस्याएं और प्रदेश की समस्याएं ही बढ़ेंगी। माननीय आदर्श जी, लेकिन हम लोगों के पास तो समय है नहीं, क्योंकि हम तो 14 वर्षों से अतिथि शिक्षक बने हुए हैं। हम दूसरी जगह दूसरे विभाग में जा भी नहीं सकते, कोई और अन्य काम कर भी नहीं सकते। तो मेरा सभी से निवेदन है, प्रदेश की सरकार से, विपक्ष से निवेदन है कि हम अतिथि शिक्षकों के लिए ऐसी कोई नीति बनाएं जिससे अन्य राज्यों में जो स्थायित्व दिया गया है पूर्व में। संतोष जी, समय का अभाव है, क्योंकि विषय बड़ा गंभीर है, जितनी चर्चा करें उतना कम समय इसमें लगेगा, क्योंकि सरकार को सोचना चाहिए कि जो आपसे वादे किए थे वादों को पूरा करे, आगे समय रहते चीज़ों निपटाए। तो आप तीनों में चर्चा मिला, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो बात चल रही है बेरोजगारी की मार, युवा बेहाल, ताकि कब तक इस तरीके से संघर्ष करते रहेंगे, कब तक इस तरीके से आपकी राह जो देखते रहेंगे, क्योंकि लगातार जो इस तरीके से चल रहा देश में माहौल आप देख रहे हैं, कोविड काल के बाद से संकट बढ़ा हुआ है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमसे इजाज़त, नमस्कार। दो नवंबर को कौन